हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर के प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं और वो भी हम लोग श्योर सीरीज के माध्यम से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और एक तरफ इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस क्रम में हम लोग 12 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने 12 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है 13वां प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। और हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं इस समय अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं। इसमें से जो परीक्षा में आता है वो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। आपके सामने 5 प्रश्न करने होते हैं जिसके लिए आपको 10 अंक मिलने होते हैं। तो इसमें हम लोग 12 प्रश्न कर चुके हैं। 13वें प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। 13वां प्रश्न हम लोगों का क्या है? 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि रामायण, अगर आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आए, रामायण लिखा हुआ है या फिर रामायण से आप क्या समझते हैं, रामायण के बारे में बताएं, कुछ भी करें, किसी भी प्रकार से पूछे तो आपको इस प्रकार का उत्तर देना है जो आपके सामने नीचे दिया गया है। तो रामायण के बारे में बताया जा रहा है कि इसके रचयिता वाल्मीकि ऋषि थे। सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रश्न उत्तर में ये चीज डाल देंगे कि इसके रचयिता कौन थे, वाल्मीकि ऋषि थे, तो आपके उत्तर की जो प्रामाणिकता है और आपके जो उत्तर की विशेषता है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें दशरथ पुत्र भगवान राम के जीवन वृत्तांत तथा कार्यकलापों का विशद वर्णन है। तो आप जानते हैं कि इसमें भगवान राम के जीवन के बारे में इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप इस चीज़ को भी डाल सकते हैं। उस समय का धर्म, कला, संस्कृति, राजनीतिक, विज्ञान, आचार विचार, रीति रिवाज, व्यवहार तथा जनजीवन के विभिन्न कार्यकलापों के विषय में रामायण द्वारा प्रचुर मात्रा में इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो रामायण से उस समय में जिस समय श्री राम जी के जीवन काल की बात होती है तो उस समय के कला, संस्कृति, राजनीतिक, विज्ञान, आचार विचार, रीति रिवाज, व्यवहार, जनजीवन और बाकी चीज़ों के बारे में इस चीज़ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? रामायण से। आर्यों तथा अनार्यों तो अन्य जातियों के मध्य संघर्ष का वर्णन भी इस महाकाव्य में किया गया है। यह दक्षिण में आर्य संस्कृति का विस्तार बताता है। तो आर्य संस्कृति का विस्तार दक्षिण में कैसे हुआ इसके बारे में भी इसमें हमें चर्चा मिलती है। और आर्यों और अनार्यों के बीच में किस प्रकार से संघर्ष होता है, इस संघर्ष का वर्णन भी हमें रामायण से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तर को लिख सकते हैं। अगला जो हम लोगों के सामने प्रश्न है वो ये है कि कल्पसूत्र क्या है? क्या है प्रश्न जो है वो ये है कि कल्पसूत्र क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों के प्रतिपादन को कल्पसूत्र कहा जाता है। तो जो वैदिक कर्मकांड हैं उसको संपन्न करवाने के लिए जो निश्चित विधि विधान है, जो नियम कानून है, उस कानूनों को कहा जाता है कल्पसूत्र। उन कानूनों का जो प्रतिपादन है उसको कल्पसूत्र कहा जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे कि जो वैदिक कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने के लिए नियमों का जो प्रतिपादन है या नियमों का जो संकलन है उसको कल्पसूत्र कहा जाता है। कल्पसूत्र के 4 भाग हैं, तो इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। कल्पसूत्र के 4 भाग हैं: स्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र। तो इन चारों के बारे में याद रखिएगा कि कल्पसूत्रों की संख्या 4 है। ये आप डाल देंगे तो आपकी उत्तर की विशेषता बढ़ जाएगी। तो आपको डालना है स्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो इन चारों को डाल देना है और बताना है कि वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि विधान या नियम कानूनों का जो प्रतिपादन है उसको कल्पसूत्र कहा जाता है। इन सूत्रों में आर्यों की सामाजिक और राजनीतिक दशा एवं विधि विधान का पर्याप्त ज्ञान होता है। तो जो आर्यों के संबंधित जो जानकारी है, आर्य से संबंधित जानकारी, वो जानकारी कैसे सामाजिक और राजनीतिक की बात कर लें या विधि विधान की भी बात कर लें, तो इससे कल्पसूत्र से देखने को हमें मिलता है या कल्पसूत्र से इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हम लोगों का है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब होता है उत्तर भारत। उत्तर भारत में 7 नदियां थीं। 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है या उत्तर भारत में आप कह सकते हैं हुई है।
अगला प्रश्न है, भारत को किस अन्य नाम से जानते हैं? महाभारत है, सॉरी महाभारत है। महाभारत को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता तथा सत सहस्त्री संहिता है। तो इस दोनों नामों को आप याद रखेंगे। तो ऐसे भी आपको जय संहिता वाला नाम जो है, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है, तो ये नाम आपको लगभग याद होगा। याद करने की जो चीज़ है वो सत सहस्त्री संहिता, इसको आपको याद रखना है। तो महाभारत का दो अन्य नाम है, जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 17 नंबर का जो प्रश्न है वो भारत की सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध स्मृति है। इसको आप याद रखेंगे। ये जो मनुस्मृति है और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध भी है। तो अगर आपसे सबसे प्रसिद्ध स्मृति भी पूछे तब भी आपको मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम लेना है। तो याद कर लीजिए इसको 2-3 बार बोल के, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति और सबसे प्रसिद्ध स्मृतियों में गिना जाता है। 18वां प्रश्न है, धार्मिक साहित्य के अंग कौन कौन से हैं? धार्मिक साहित्य के अंग कौन कौन से हैं? तो धार्मिक साहित्य के प्रमुख 3 अंग हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य 3 प्रकार के जो धार्मिक साहित्य है उनको भारत में रखा जाता है आमतौर पे, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत वैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे धर्म के साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब ये होगा कि किसी धर्म से रिलेटेड कोई साहित्य है तो वो धार्मिक साहित्य है। किसी धर्म विशेष पर आधारित या किसी धर्म विशेष से संबंधित अगर कोई साहित्य है तो वो धार्मिक साहित्य है। तो आमतौर पे जो प्रचलित है ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य। लेकिन और देखा जाए, खुल के देखा जाए तो और साहित्य देखने को, अन्य धर्मों के साहित्य भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमुख 3 अंग हैं। प्रमुख का मतलब ये है कि ये प्रमुख हैं और बाकी अन्य चीजें भी हैं जो कि यहाँ पे सम्मिलित नहीं की गई हैं। तो आपको देना है कि धार्मिक साहित्य के प्रमुख 3 अंग हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो 18वें नंबर प्रश्न का इस प्रकार से जवाब आप दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है 19 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता किसे कहते हैं? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर बताना है। सन 1947 ईस्वी के भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। तो पहले तो ये बताया जा रहा है कि इस सभ्यता से मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम था? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ये जाना जाता है। तो सन 1947 के भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। तो याद रखिएगा, जब तक देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने तक लगभग सिर्फ 40 बस्तियों का ही, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 40 बस्तियों का ही उत्खनन कराया जा चुका था। परंतु अब आज़ादी के बाद से पहले से कुल मिला के अब 1400 बस्तियों का पता चल चुका है। कितने बस्तियों का? 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिनमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं। तो प्रारंभ में क्या, जो 40 बस्तियों का उत्खनन किया गया था, 40 पुरास्थलों का उत्खनन किया गया था, तो ये सारे के सारे 40 स्थल जो हैं ये कहीं न कहीं सिंधु नदी के आसपास या सिंधु के सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। तो इसलिए इन्हें सिंधु सहायक मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया था। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी के बाद में खोजें और बढ़ती गई और लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका, तो उसमें से देखने को मिल रहा है कि लगभग 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां, लगभग 80% बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी।
तब उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि ये सरस्वती सभ्यता कहना ठीक है। इसको यह अब यह सरस्वती नदी क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नदी बल्कि सरस्वती, ये देखिए सिंधु घाटी नदी के बाद नहीं होना चाहिए, सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। तो इस प्रकार से सीरीज में दिया गया है, जो कि हूबहू यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे होना चाहिए सभ्यता का मुख्य क्षेत्र जो सिंधु घाटी है वही नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु तथा गंगा के बीच में स्थित था। इसलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ तो केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर सिंधु सरस्वती सभ्यता किसे कहते हैं तो आप हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है स्टार्टिंग में इसका नाम था हड़प्पा। आप जानते होंगे कि जो राखलदास बनर्जी जी हैं 1921 में, कब 1921 में हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की। और चूंकि जो हड़प्पा है ये स्थल उस सभ्यता से संबंधित खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए इस नई खोजी हुई सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे खोजें आगे बढ़ी और धीरे धीरे 40 बस्तियों का पता चला, और जब 40 बस्तियों का पता चला तो देखा गया कि ये 40 बस्तियां लगभग सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास ही बसी थी। तो इसलिए धीरे धीरे उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, खोजें आगे बढ़ती गईं और पता चलता गया कि ये 40 बस्तियों के अलावा लगभग 1100 कुल मिला के लगभग 1400 बस्तियों का खोज हो गया। अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक, आज़ादी से पहले से कुल मिला के अब तक 1400 बस्तियों का खोज हुआ और इसमें से सिर्फ 40 बस्तियां सिंधु नदी के आसपास पाई गई। इसलिए और बाकी की जो बस्तियां हैं, जो बाकी के पुरास्थल हैं, वो सरस्वती नदी के पास मिली हैं, जो कि अब विलुप्त हो गई है। तो इसलिए अब सिंधु घाटी की सभ्यता न कह करके इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा और कुछ लोग इसे सिर्फ सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। और इसी को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है और इसी को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले हड़प्पा सभ्यता होता है, क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर अन्य जब खोजें स्टार्ट हो गई तो पता चला कि सरस्वती नदी के आसपास अधिकतर क्षेत्र है, इसलिए सरस्वती सभ्यता इसे कहा जाना उचित समझे जाने लगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो एक बार इस प्रश्न के उत्तर को फिर से पढ़ लें ताकि चीजें स्पष्ट रहें। सन 1947 के भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था, परंतु अब लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी, वहां पाई गई हैं। अब यह सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु तथा गंगा के बीच में स्थित था। इसलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ तो केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये चीज रहा इसके बारे में। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताना है हमको। तो कार्बन डेटिंग की बात कर लें अगर हम लोग, तो कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग एक तिथि नापने वाली एक विधि है। तो इस विधि से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु को आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है, ठीक है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, जैसे कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग 50,000
अगर कोई भी वस्तु लगभग 50,000 पुराना है तो उसके आयु का पता लगाया जा सकता है कार्बन डेटिंग से। अगर उससे अधिक पुरानी है तो फिर यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है और उससे पता लगाया जा सकता है। अब हम लोग बात करें इसके बारे में, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यह कालक्रम सर मर्टिमर व्हीलर द्वारा निर्धारित किया गया है। तो सर मर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। चूंकि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल, यानी कि सारगोन का काल कितना था, 2350 ईसा पूर्व था। तो मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। तो 2350 की बात हो रही है, तो 2350 में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार चरम स्तर पर था। ठीक है, अतः इसकी निम्न सीमा कम से कम 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। ठीक, 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वेद का काल प्रारंभ हो गया, अतः यह इसकी उच्च सीमा है। मान्य मत जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यह कालक्रम श्री D.P. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किया गया है। इनके मतानुसार 1750 ईस्वी से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया और 1500 ईस्वी तक आते आते यह सभ्यता विनष्ट हो गई। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो ये डेट आप याद रखेंगे। पहले तो इसको आप याद रखेंगे कि मर्टिमर व्हीलर ने कितना बताया है, तो ये मान्य दिख रहा है। जो 2500 ईसा पूर्व है ये इसलिए बताया जा रहा है कि इसकी न्यूनतम आयु कम से कम तो 2500 होनी चाहिए, मतलब 2500 तो कम से कम इसकी चरम आयु होनी चाहिए। निम्न सीमा जो है, कम से कम जो निम्न सीमा है इसकी 2500 तो होना ही चाहिए, 2500 ईसा पूर्व, क्योंकि 2350 ईसा पूर्व तक क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। ठीक है, 2350 तक इसका व्यापार जो था वो चरम अवस्था में था। तो इसकी निम्न सीमा कम से कम 2500 ईसा पूर्व होनी भी चाहिए, 2500-2600 भी हो सकता है, और कम से कम 1500 ईसा पूर्व होना चाहिए, क्योंकि 1500 से तो जो ऋग्वैदिक काल है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के बीच में माना जा रहा है। तो मर्टिमर व्हीलर ने ये डेट बताया है, लेकिन सर्वमान्य जो डेट है वो ये आपको डाल देना है 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का। ठीक, और इसको किसने बताया, श्री D.P. अग्रवाल ने इसको बताया हुआ है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी का वर्णन कीजिए, ये हमें बताना है, इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब जो देंगे हम वो देंगे, हड़प्पा सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। मातृशक्ति या फिर मातृ देवी की पूजा सर्वप्रधान थी, सर्वप्रमुख थी, सबसे पहले नंबर पे थी। तो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा सर्वप्रमुख मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा से एक ऐसा मोहर प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर है, हड़प्पा से एक आयताकार मोहर है, और उस मोहर पे क्या बनाया गया है, एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो इसको कहा जाता है कि ये उर्वरा की देवी रही होंगी, ऐसा कहा जाता है, ये देवी उर्वरा की देवी रही होंगी, उर्वरा की देवी इनको माना गया है। तो ऐसा आयताकार मोहर मिला है और इस मोहर पे एक चीज छपा हुआ है, वो चीज छपा हुआ है ऐसा कि एक महिला बनाई गई है और उस महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह सभ्यता पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, यह सभ्यता पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना किया करते थे। तो आप के या में यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ भी लग सकता है। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा, मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह हड़प्पा पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। यह सभ्यता पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। ठीक, तो यह सभ्यता नहीं, हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिमा है, ये जो क्या है, ये जो क्या मोहर है या जो प्रतीक है या ये जो चिन्ह है जो बनाया गया है वो पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता से लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता
के लोग, थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि हूबहू ये जो श्योर सीरीज़ है उसको कॉपी करके यहाँ पे लाया गया है। तो जो मिस्टेक है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिलेगा वो वहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो मिस्टेक है वो यहाँ पे हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। तो ये मातृ देवी की विशेषता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। ठीक, अगला प्रश्न हम लोगों का है 22वें नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार बताइए। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस किस क्षेत्र तक था, उन क्षेत्रों को आपको बताना है। तो इसमें जिन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था तो वो क्षेत्र सिंधु, आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो था पाकिस्तान और भारत में, पाकिस्तान में था, सबसे पहले तो पाकिस्तान में था, और अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में था। आपको अफगानिस्तान में भी एक दो क्षेत्र मिलेगा, सुरतगोई नाम का एक क्षेत्र मिलेगा अफगानिस्तान में। तो आप अफगानिस्तान को भी शामिल कर सकते हैं, पाकिस्तान को शामिल कर सकते हैं, और फिर भारत में जिन जिन क्षेत्रों जो जो क्षेत्र शामिल थे, उन भारत में जो क्षेत्र शामिल थे उनको आप इसमें लिख सकते हैं। तो भारत में जो क्षेत्र शामिल थे इस सभ्यता के अंतर्गत वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात तक इसके क्षेत्र या इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल सूतका गेंडोर से पूर्वी पुरास्थल आलमगीर की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है, और उत्तर स्थित रहमान ढेरी से दक्षिण में स्थित ये भगत राव की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर बताई जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, आप इस तरह से एक डायग्राम भी बना सकते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है ये यहाँ से उत्तर और दक्षिण की बात कर लें, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है वो इस सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सूतका गेंडोर, ये पश्चिमी, यहाँ पे आप कर लेंगे पश्चिमी, तो यहाँ पे पश्चिमी, यहाँ पे पूर्वी हो जाएगा, और यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण। तो ये वाला जो विस्तार है, ये वाला, ये जो हम लोगों को लाल से दिखेगा, ये वाला जो विस्तार है ये कितना है, ये बताया जा रहा है 1600 किलोमीटर, ये बताया जा रहा है 1600 किलोमीटर। तो आप इस तरह का डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ये वाला विस्तार कहाँ से कहाँ तक, सूतका गेंडोर से पूर्वी पुरास्थल आलमगीर तक इसका विस्तार जो है 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का जो इसका विस्तार है वो कितना है, ऐसे पर जो इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण का, ये 1400 किलोमीटर इसका विस्तार बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। लगभग आप ये भी शामिल कर सकते हैं, एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण हो सकता है, जब आप इसको शामिल कर लेंगे तो आपकी उत्तर और विशेष हो जाएगी। इसमें बता सकते हैं कि 12,99,000, 12,99,000, लगभग आप 13 लाख मान के चलेंगे, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस इतने क्षेत्र में ये सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यताएं जैसे थी, उन सभी सभ्यताओं के मुकाबले सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार बहुत अधिक था। तो इस तरह से आप चीज़ों को उसमें उत्तर में डाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए। तो इसका जवाब इसमें क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान में था। आप अफगानिस्तान को भी जोड़ लेंगे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऐसे ही लिख लेंगे, और भारत को जब लिखेंगे तो भारत के अंदर जितने क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को आपको बता देना है। तो भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों तक फैला हुआ था। और पश्चिम से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इसकी कितनी थी ये आप डाल देंगे, और फिर इसके अलावा 12,99,000, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, या 13 लाख है या 13,000, इसको आप क्या करिए, इसको देख लीजिएगा आप। 24, हम क्या करेंगे यहाँ पे वीडियो शूट करने के बाद हम खुद चेक कर लेंगे कि ये 13 लाख है या 13,000 है। इसको हम चेक करने के बाद अगर 13 लाख सही होगा तो यहीं पे ऐसा ही रहने देंगे, अगर 13,000 होगा तो हम यहाँ पे इसको एक स्टिकर जैसा लगा के आपको बता देंगे।
वीडियो एडिट करके, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि 13 लाख है कि 13,000 है, इसको आप देख लीजिएगा। तो आप इस चीज़ को भी शामिल कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण से जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, पूर्व पश्चिम से लंबाई चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें आप डालने के बाद इसका क्षेत्रफल डाल देंगे। बल्कि ये भी शामिल कर देंगे कि जो समकालीन सभ्यताएं थीं उन सभ्यताओं से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ ये सभ्यता था, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ इन क्षेत्रों में फैले हुए ये सभी क्षेत्र थे। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर का प्रश्न जो है वो प्राक हड़प्पा स्थल का वर्णन कीजिए। प्राक हड़प्पा सभ्यता का मतलब है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, मतलब जैसे पूर्व हड़प्पा और प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, 3 फेज हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे 3 फेज मिलते हैं। एक पूर्व हड़प्पा होता है, ये जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो ये क्या है, ये परिपक्व हड़प्पा है। ये क्या है, मेन जो हड़प्पा है ये परिपक्व है। इससे पहले जो है वो पूर्व हड़प्पा होगा, इससे पहले जो, इसके बाद जो होगा हड़प्पोत्तर होगा। इसको हड़प्पोत्तर कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद। और जो ये वाला सभ्यता है जो मेन है प्राक हड़प्पा, इसी को कहा जाता है प्राक हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा। तो इससे संबंधित जो क्षेत्र थे उसकी बात हो रही है, इससे पहले और ना कि इसके बाद के। जो हड़प्पा का मेन जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता था उससे संबंधित क्षेत्रों की बात हो रही है। तो प्रश्न कहाँ है, प्रश्न कह रहा है कि प्राक हड़प्पा स्थल का वर्णन कीजिए। तो प्राक हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये वे स्थल हैं जो हड़प्पा के पूर्व भी विद्यमान थे। हड़प्पा के पूर्व भी विद्यमान थे। इन स्थलों में दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित मुंडी घाट एवं देहमुरारी गुंडई, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल, और इसके बाद किले गुल मोहम्मद, दम्ब शदात, पेरियानो, घुंडई, अंजीरा, स्याहदम्ब, नुनंद्रा, कुल्ली, मेही, पिराक, दम्ब तथा मेहरगढ़ प्रमुख थे। तो इन सभी क्षेत्रों को आपको डाल देना है। इसमें से 2-4 आपको जो याद रख सकते हैं, 2-4 जैसे मेहरगढ़ को आप याद रख लेंगे, मेहरगढ़ महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है किले गुल मोहम्मद, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है उसको याद करके बाकी के लिए आप आदि लिख देंगे। जैसे ये मेहरगढ़ को याद रख लेंगे आप, किले गुल मोहम्मद को याद रख लेंगे, मुंडी गाग को याद रख लेंगे, और राणा गुंडई यहाँ पे जो है इसको आप याद कर लेंगे, गुंडई भर याद कर लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि 2-3 गुंडई, राणा गुंडई और मुरासी गुंडई देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप 3-4 याद करके आप आदि करके लिख लेंगे। तो प्राक हड़प्पा स्थल का वर्णन कीजिए। तो प्राक हड़प्पा का अर्थ क्या होता है ये बता देंगे आप, और फिर इन क्षेत्रों को उसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्राक हड़प्पा स्थल का वर्णन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर वाला प्रश्न जो है हड़प्पोत्तर स्थल का नाम बताइए। हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद। हड़प्पोत्तर स्थल का नाम बताइए। तो रोदजी और रंगपुर हड़प्पोत्तर है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे आप तो इस तरह से बता सकते हैं कि हड़प्पा के बाद हड़प्पोत्तर हो जाएगा, इससे पहले पूर्व हड़प्पा हो जाएगा, ये प्राक हड़प्पा हो जाएगा, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, हम लोगों ने बात किया 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेंसन ने किया। तो 21 में क्या हुआ, खोज हो गया। खोज होने के बाद क्या हुआ, इसकी पुष्टि होने में टाइम लगा। तो धीरे धीरे इस बात पे सहमति बन गई कि नहीं, यहाँ पे एक सभ्यता, प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी जो अब तक दब चुकी है। तो दबी हुई अवस्था में जो मिली है वो सभ्यता कोई प्राचीन सभ्यता है। इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं क्योंकि इसका खोजा गया पहला स्थल जो है वो हड़प्पा है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका प्रकाशन कर दिया गया चार्ल्स मेंसन के द्वारा 1826 में। तो चार्ल्स मेंसन ने इसका प्रकाशन किया 1826 में। जो खुदाई करवाया गया था वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन ने किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का अगला जो प्रश्न निकल के आता है 26 नंबर का, वो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम बताइए। तो हम लोगों ने बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता
इसके अलावा सिंधु सभ्यता सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने बात किया है कि कुछ विद्वान इसे सिर्फ सरस्वती सभ्यता कहना ही पसंद करते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये हम जानते हैं कि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई इस सभ्यता से संबंधित वो हड़प्पा स्थल था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए ये इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांसे का प्रयोग सबसे पहले इन लोगों ने प्रारंभ, कांसे में तांबे में टिन मिलाकर, तांबा और टिन, तांबे में टिन मिलाकर इन लोगों ने सबसे पहले कांसे का निर्माण किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांबे और टिन को मिला करके इन्होंने क्या किया, कांसे का निर्माण किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप। तो कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। इसके अलावा मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कभी कभी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता मोहनजोदड़ो सभ्यता, लेकिन कह सकते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले नगरों का बसावट इसी क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद द्वितीय नगरीय सभ्यता हम लोगों को देखने मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मगध साम्राज्य का उदय हम लोगों को देखने को मिलता है उस समय। तो आप जो इस प्रश्न का उत्तर देंगे वो इसी प्रकार से देंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी डाल देंगे, कांस्य युगीन सभ्यता बल्कि मोहनजोदड़ो को छोड़ देंगे, फिर प्रथम नगरीय सभ्यता को इसमें डाल देंगे, मोहनजोदड़ो को चाहें तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का जो प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे। सिंधु घाटी के नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे होना चाहिए। सिंधु घाटी का निर्माण कोई नहीं कर सकता, सिंधु घाटी है वो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन रहा करते थे इसकी बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो किस प्रकार के लोग थे या किस प्रजाति के लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, भूमध्य सागरी, मंगोलायड और अल्पाइन, ये इन चारों को आप याद रखेंगे। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन, मंगोलायड और अल्पाइन, इनको आप याद रखेंगे। याद रखना है, 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है, भूमध्य सागरी है, मंगोलायड है, भूमध्य सागरी को मेडिटेरियन भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो ये सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। अल्पाइन प्रजाति कहाँ निवास करती थी, इसमें से जो ये वाली है अल्पाइन प्रजाति कहाँ निवास करती थी, इसके बारे में अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है। इस प्रजाति के लोग विशेषकर सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य गंगा एवं निम्न गंगा मैदान में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। किस प्रकार से, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सिंधु प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य एवं निम्न गंगा मैदान में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिंधु प्रदेश, मध्य और निम्न गंगा वाला मैदान, इधर ये लोग अल्पाइन प्रजाति के लोग पाए जाते थे। इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, वो जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के स्वदेशी मत को, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के स्वदेशी मत को बताइए। स्वदेशी मत का मतलब ये बताया जाता है, इसमें 2 मत देखने को हमें मिलते हैं, एक तो विदेशी मत, एक होता है स्वदेशी मत। विदेशी और स्वदेशी मत मतलब कि जैसे ये मतलब हमारा भारत हो गया, कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूल रूप से यहीं के थे। जब जो लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूल रूप से यहीं के थे तो उसको कहा जाता है स्वदेशी मत। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्वदेशी मत। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो कहीं और से आए हुए थे पलायन करके, तो इसको कहा जाता है विदेशी मत। इसको कहा जाता है विदेशी उद्भव का मत कहा जाता है या विदेशी मत कहा जाता है। विदेशी उद्भव का मत कहा जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। विदेशी मत कहने का मतलब ये हो जाएगा कि विदेशी लोगों द्वारा जो मत दिया गया है, और विदेशी उद्भव का मतलब विदेश में उद्भव हुए हैं ये लोग, उससे रिलेटेड ये मत है। तो विदेशी उद्भव का मत और स्वदेशी उद्भव का मत, 2 मत देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता
के लोगों के संदर्भ में। तो इसी के बारे में यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव के स्वदेशी मत को हमें पूछा जा रहा है कि किस किस व्यक्ति ने ये कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कहीं से आए नहीं थे बल्कि यहीं के थे। तो इस मत को मानने वाले फेयर सर्विस हैं, इन लोगों को याद रखिएगा, अमलानंद घोष हैं और अल्चिन दंपत्ति हैं, एस.आर. राव हैं एवं डी.पी. अग्रवाल हैं। तो इसमें से एक दो नाम फेयर सर्विस अमलानंद घोष और एस.आर. राव और डी.पी. अग्रवाल सभी महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो सभी को याद कर सकते हैं, या फेयर सर्विस अमलानंद घोष इसमें से दो को याद करके आदि कह सकते हैं कि आदि लोगों ने सिंधु सभ्यता के स्वदेशी मत को बताया है। और फिर आपको डाल देना है कि स्वदेशी मत क्या है, स्वदेशी मत और विदेशी मत क्या है, ये दोनों फर्क आपको डालने के बाद और स्वदेशी मत में आपको डाल देना है कि अमलानंद घोष और फेयर सर्विस इस मत को मानने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा मांडा। मांडा के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल है, जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है। ये कहाँ पे? चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, इसका प्रश्न कैसे देना है। मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के, अखनूर तहसील आप डालें या ना डालें, जम्मू कश्मीर आपको डालना है और चिनाब नदी डालना है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है। इस चीज को भी आपको डाल देना है मांडा के बारे में। शायद इसीलिए ये प्रश्न पूछे ही कि इसके जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सबसे उत्तरी स्थल है, ये वाली विशेषता आपको पता है कि नहीं। तो आपको याद रखना है मांडा जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी पूरा स्थल है मांडा, चिनाब नदी के तट पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में। इसकी खोज कब हुई थी? 1982 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? तो जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा, यानी कि प्राक हड़प्पा एवं हड़पोत्तर होना चाहिए, हड़पित्तर नहीं, हड़पोत्तर। तो आप याद रखेंगे कि जो हम लोगों ने अभी बात किया कि ये जैसे हड़प्पा हो गया और इसके बाद का जो क्षेत्र, जो काल है वो हड़पोत्तर हो गया, और इससे पहले का जो काल है वो क्या हो गया? वो पूर्व हड़प्पा हो गया। तो पूर्व हड़प्पा को ही कहा जाता है क्या? प्राक हड़प्पा पूर्व हड़प्पा को ही कहा जाता है। पीछे जाकर के वहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, वहाँ पे डाल दीजिएगा प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता जब अपने विकसित अवस्था में हो गई, तो उससे पहले का जो फेज है वो प्राक हड़प्पा है। और हड़पोत्तर क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता जब पतन की ओर आगे बढ़ने स्टार्ट हुई तो उस समय को हड़पोत्तर कहा जाता है, और परिपक्व हड़प्पा कहा जाता है जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम स्तर पर थी। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसको क्या कहना है? इसकी खोज की। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़पोत्तर काल के प्रमाण मिले हैं। तो मांडा को आप याद रखेंगे, तीनों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तीनों काल के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।